The motto of this video is not commercial, but to help those students who are poor and residing remote areas. हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। आइए हम पहले अध्ययन कर लेते हैं कि एकीकरण से पूर्व इटली कौन कौन से राज्यों में बटा हुआ था। देखिए, इटली विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया, इन दोनों पर यहाँ पे ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि यह इटली को आज़ाद नहीं होने देना चाहता था। इसके डायरेक्ट कंट्रोल में थे लोम्बार्डी और वेनेशिया। परमा, मडोना और टस्कनी ये ऑस्ट्रेलिया के रिलेटिव्स के कंट्रोल में थे। दोनों सिसिलियों का राजतंत्र यहाँ पे ये टू सिसिलीज कहलाते थे, 1 और 2। इस पे बूर्बो वंश का अधिकार था। बूर्बो वंश वही वंश है जहाँ जिसका फ्रांस पे अधिकार था। और एक बीच में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो था पेपल स्टेट। पेपल स्टेट या पोप का राज्य कह सकते हैं। यहाँ पे पोप रहा करता था, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्माधिकारी था, और इसकी सुरक्षा के लिए फ्रांस की सेनाएं रहा करती थी। फ्रांस की सेनाएं इसकी सुरक्षा के लिए रहती थी, पेपल स्टेट के लिए। अब देखिए, पहली एक बात कि सार्डिनिया और पीटमांड ये दो अलग अलग ये द्वीप है, ये यहाँ पे है। तो ये दोनों ने मिलके क्या किया, इस एकीकरण की प्रक्रिया को लीड किया। एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किसके हाथों में था? सार्डिनिया पीडमांड। नेतृत्व इसके हाथों में था। अब आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो दो राज्य थे, दो देश थे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि उसका सीधे लोम्बार्डी और वेनेशिया पे अधिकार था। परमा, मडोना, टस्कनी ये छोटे छोटे राज्य थे इटली के अंतर्गत, जिन पर ऑस्ट्रिया के जो रिलेटिव्स थे, संबंधी थे, उनका अधिकार था। पेपल स्टेट ये पोप का राज्य था और यहाँ पे फ्रांस की सेनाएं हुआ करती थी। किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज कहते हैं इसको, या दो सिसिलियों का राज्य। यहाँ पे बुर्बो वंश का अधिकार था, जो भी फ्रांस का जैसा ही राजवंश था, क्योंकि फ्रांस में भी बुर्बो वंश का शासन था। नेतृत्व करने वाला सार्डिनिया पीडमांड है, सार्डिनिया पीडमांड। अब देखिए, एकीकरण की प्रक्रिया देखें। एकीकरण की प्रक्रिया में, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रमुख व्यक्तियों का योगदान है। पहला है मैथ्सनी। मैथ्सनी या मैजिनी कहते हैं इसको, मैजिनी। दूसरा है काबुर, और तीसरा है आपका गैरीवाल्डी। देखिए, मैजिनी ने एक सोच, विजन पैदा किया। उसने सबसे पहले विचारधारात्मक रूप से एक प्लान दिया कि हमारा एक इटली होगा। एक विजन कहते हैं ना, सोच, विजन दिया किसने? मैथ्सनी ने। काबुर ने कूटनीति के माध्यम से, काबुर की कूटनीति, और गैरीबाल्डी की तलवार।
कहा जाता है सबसे पहले जो इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इटली एक राष्ट्र राज्य हो सकता है। सबसे पहले मेजनी या मैथ्सनी ने एक सोच पैदा की कि हाँ, इटली एक एकीकृत राज्य होगा। दूसरी बात, गैरीवाल्डी के पास एक बहुत सारे स्वयंसेवकों की सेना थी जिसको रेड शर्ट या लाल कुर्ती दल कहते थे। इसने भी तलवार के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, जिसे दो सिसिलियों का राज्य कहता है, उसके ऊपर अपना अधिकार किया और उनको अधिकार करने के बाद में किसको सौंप दिया? विक्टर एमेन्युअल को। अच्छा, कहा जाता है कि काबुर मेजनी का आदर्शवाद यानी विजन और गैरीवाल्डी की तलवार असफल होती अगर काबुर की कूटनीति नहीं होती। काबुर वो व्यक्ति है जिसने इस संपूर्ण प्रक्रिया को संभव करके दिखाया, इटली के एकीकरण को। देखिए कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला व्यक्ति कौन है, ज्यूसेppe मैत्सनी। 1830 के दशक में मैत्सनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए, अच्छा ये देखिए एक और बड़ी बात है, मैजनी या मैत्सनी राजतंत्र के नेतृत्व में यानी राजा के नेतृत्व में इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। वो चाहता था गणराज्य, गणराज्य जहां पे जनता का शासन हो। ये बात समझिए। के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उसने एक विजन लोगों के सामने रखा कि इटली एक राष्ट्र राज्य बनेगा। उसने अपने इस उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नाम के गुप्त संगठन बनाया, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली, जिसमें युवाओं को शामिल किया। और उसने कहा अगर किसी भी देश को कुछ बड़ा करना है तो उसकी कमान युवाओं के हाथ में सौंप दो। इसीलिए उसने यंग इटली नाम का एक संगठन बनाया। तो सबसे पहले एक विजन प्रस्तुत किया, एक सोच प्रस्तुत की, एक आदर्श कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसने ज्यूसेppe मैत्सनी ने। इसने एकीकृत इतालवी गणराज्य का एक विजन लोगों के सामने रखा, सोच लोगों के सामने रखी, सुविचारित कार्यक्रम लोगों के सामने रखा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने क्या किया? यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन बनाया। अब देखिए इसके बाद 1831 में एक बार विद्रोह हुआ था और 1848 में, 2 सालों में इटली में, मतलब एकीकृत इटली को करने के लिए, इटली को एकीकृत राष्ट्र राज्य के रूप में करने के लिए 2 विद्रोह हुए थे, लेकिन ये दोनों ही असफल हो गए। इसके बाद देखिए 1831-1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांड, मैंने कहा ना कि नेतृत्व किसके हाथों में था? सार्डिनिया और पीडमांड। सार्डिनिया पीडमांड के जो शासक थे विक्टर एमेन्युअल द्वितीय, इसको याद रखिएगा, ये यहाँ के शासक थे और इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव हो पाया। इसका जो प्रधानमंत्री था काबुर, ये बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने अपनी कूटनीति के माध्यम से इटली के एकीकरण को पूरे राष्ट्र का विषय से बढ़ाकर यूरोप का विषय बना दिया। उसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया और वो सारी की सारी चीजें संभव करवाई जो असंभव थी। देखिए प्रधानमंत्री काबुर ने फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की जिसमें उसने सार्डिनिया पीडमांड ने 1859 में या 1860 में, ये इसके बीच में रहा था, 1859-60 के बीच में ऑस्ट्रिया को हरा पाने में, यानी ऑस्ट्रिया को एक युद्ध में हराया इसने 1859 और 60 में, और जिससे ऑस्ट्रिया से इसने कौन सी चीज प्राप्त की? लोम्बार्डिया, ये वाली चीज। और इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे करके उसने परमा मॉडर्ना टस्कनी को 1860 में प्राप्त कर लिया। 1860 में यहाँ पे एक लोगों के बीच में क्या हुआ, उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ शामिल होना चाहते हो। परमा मॉडर्ना टस्कनी जो ऑस्ट्रिया के संबंधी थे वो भी भाग खड़े हुए इस दौरान में, और परमा मॉडर्ना टस्कनी भी सार्डिनिया पीडमांड के साथ एक एकीकृत इटली के रूप में शामिल हुए। देखिए तो फर्स्ट स्टेप
मैजिनी का है कि मैजिनी ने एक आदर्शवादी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसने अपने इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए गणराज्य के रूप में एकीकरण करने के लिए एक यंग इटली नाम का गुप्त संगठन बनाया। फिर आपका दूसरा पॉइंट रहेगा कि इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के बाद किसके ऊपर आई? विक्टर एमेनुअल द्वितीय के ऊपर आई। तीसरी बात, काबुर्ड जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री था, उसने फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की जिससे सार्डिनिया पीडमांट, जिसका वह प्रधानमंत्री था, उसने 1859 में ऑस्ट्रिया को एक युद्ध में हराया और इसमें इसको लोम्बार्डी को अपने अधीन कर लिया या लोम्बार्डी पर से ऑस्ट्रिया का नियंत्रण समाप्त कर दिया और लोम्बार्डी को शामिल कर लिया इटली में। देखिए चौथा पॉइंट क्या है आपका? नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में लाल कुर्ती दल। मैंने आपको बताया कि ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का स्वयं का एक सैनिकों की सेना थी या स्वयं सेवकों की सेना थी। उस स्वयं सेवकों को कहा जाता था लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट। आपसे पूछा भी जा सकता है कि रेड शर्ट क्या है, तो रेड शर्ट ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का स्वयं सेवकों एक का दल है जो रेड शर्ट या लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है, जिसने किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज या दो सिसिलियों का राज्य को जीतकर विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सौंप दिया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसने भारी संख्या में लाल कुर्ती दल ने इस युद्ध में भाग लिया और उसने 1860 में दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के राज्य को इटली में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसको किसको सौंप दिया? जीता इनको और जीतने के बाद में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सौंप दिया। तो 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा युद्ध हुआ। अब ये युद्ध की पृष्ठभूमि में आपको जर्मनी के एकीकरण में बताऊंगा। जर्मनी के एकीकरण में जैसे इटली का एकीकरण सार्डिनिया और पीडमांट के अधीन हुआ, ऐसे ही जर्मनी का एकीकरण प्रशा नाम के एक राज्य के अधीन हुआ। तो जब प्रशा का जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इसकी स्थिति ऐसे थी, जर्मनी ऊपर था, यहां पे ऑस्ट्रिया बीच में था और इटली नीचे था, इस तरीके से। और ये ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और इटली के एकीकरण में भी। तो जर्मनी ने जब प्रशा के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया 1866 में, तो जर्मनी का जो प्रधानमंत्री था बिस्मार्क 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 ने संपर्क साधा काबुल से और उसने कहा भाई ऐसा है, जब मैं जर्मनी ने कहा कि जब मैं ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करूंगा, युद्ध करूंगा, तो आप भी ऑस्ट्रिया के ऊपर एक युद्ध कर देना। तो इससे क्या होगा, आपको आपका जो खोया हुआ प्रांत था वेनेशिया वो मिल जाएगा, क्योंकि यही एक रह गया था। देखिए 1866 के युद्ध में, ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में भाग लेकर सार्डिनिया पीडमांट ने वेनेशिया को प्राप्त किया। वेनेशिया कहाँ पे? ये रहा, देखो, ये को इटली में शामिल कर लिया। यानी अब कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो गए? देखिए सार्डिनिया पीडमांट के नेतृत्व में तो एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ भी हुई थी, तो सबसे पहले इन दोनों के हाथों में था। फिर आप देखिए 1858 से 60 के बीच में परमा, मोडेना, टस्कनी, इनमें एकीकरण हुआ, जनमत संग्रह हुआ और लोम्बार्डी ये सब 1858 और 60 के बीच में इटली में शामिल हो गए थे। फिर इसके बाद में 1860 में सिसिलियों के दो राज्य को किसने? आपके गैरिबाल्डी ने जीतकर किसको सौंप दिया था? विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। अब दो रह गए थे, कौन सा? एक तो पेपल स्टेट
ये छूट गया था, और एक वेनिसिया। ये बात ध्यान रखिएगा, दो राज्य छूट गए थे। कौन कौन से? एक ये वेनिसिया और एक पेपल स्टेट, ये छूट गए थे। तो वेनिसिया को प्राप्त किया 1866 के युद्ध में। 1866 के युद्ध में देखिए, 1866 के युद्ध में किसके साथ? प्रशा का, जर्मनी के जिसका चल रहा था। तो प्रशा का ऑस्ट्रिया से जब युद्ध हुआ तो काबुर ने भी ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया, और उससे क्या प्राप्त हुआ? इससे ऑस्ट्रिया की हार हो गई, क्योंकि दो दो शक्तियों के साथ एक साथ ऑस्ट्रिया भी नहीं लड़ सकता था। ऑस्ट्रिया की इस युद्ध में हार हुई, और इटली को क्या मिल गया? वेनिसिया। 1866 में ये प्राप्त हुआ। अब एक ही रह गया था आपका पेपल स्टेट या पोप का राज्य। अब पोप के राज्य के लिए भी इटली को क्या है, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इटली जानता था कि फ्रांस से युद्ध करना इटली के बस की बात नहीं थी अकेले। इसलिए जर्मनी का जब, और जर्मनी के अधिक कुछ भागों पर किसका अधिकार था? फ्रांस का भी प्रभुत्व था। इसलिए जर्मनी का एकीकरण बिना फ्रांस से युद्ध लड़े नहीं हो सकता था, ये बिस्मार्क जानता था। तो इसलिए जब प्रशा का फ्रांस के साथ युद्ध हुआ 1870 में, देखिए 1870 में फ्रांस प्रशा युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए। तब जाकर इटली ने कहाँ पे? पेपल स्टेट पे क्या किया? आक्रमण किया, और पोप के राज्य को भी किस में शामिल कर लिया? इटली में। और इस तरीके से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो पांचवा पॉइंट ये, और छठवां पॉइंट आपका ये। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया, पहला ज्यूसेपे मैत्सिनी का एक सुविचारित कार्यक्रम, यानी एक सबसे पहले विचार के रूप में इटली के एकीकरण की बात रखी ज्यूसेपे मैत्सिनी ने। एकीकरण की नेतृत्व किसके हाथों में आया? सार्डिनिया पीटमान के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय के रूप में। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा, काबुर द्वारा फ्रांस के साथ कूटनीतिक संधि और ऑस्ट्रिया को 1859 के युद्ध में हराना और लोम्बार्डी को प्राप्त करना। सॉरी। और इसी के बाद 1860 में जूसेपे गैरिबाल्डी द्वारा अपने लाल कुर्ती दल के सहयोग से दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के राज्य को इटली में जीतकर शामिल करना, और इस जीतने के बाद विक्टर एमेनुअल द्वितीय को उन दोनों राज्यों को सौंप देना। इसके बाद पांचवा पॉइंट आएगा ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध 1866 में, और 1866 के युद्ध के दौरान इटली ने क्या प्राप्त किया? वेनिसिया ऑस्ट्रिया से। इसके बाद लास्ट जो छठा पॉइंट रहेगा आपका 1860 में फ्रांस प्रशा युद्ध, जिसके दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी सेनाएं हटा ली, और अंत में इटली ने पोप के राज्य पर, जिसे पेपल स्टेट बोलते हैं, उस पर भी कब्जा कर लिया, और अंततः इटली का एकीकरण भी 1870 में पूर्ण हुआ। इस तरीके से ये आपको अपने आंसर में लिखना है। यहाँ पे इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है। ये इस साल के क्वेश्चन, इस साल की एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपको, इटली का एकीकरण। अब देखिए, हम देखते हैं नेक्स्ट जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण में क्या था, मैं आपको बता देता हूं। जर्मनी कुछ इस टाइप से बटा हुआ था। ये उत्तरी राज्य कहलाते थे, और ये दक्षिणी राज्य, ये वाले, जिसमें आपके बतेनबर्ग, बवेरिया, वेडन, राइनलैंड, वेस्टफेलिया। उत्तरी राज्यों पर ये दक्षिणी राज्य ये वाले, और ये उत्तरी राज्य, ये पूरा का पूरा हनोवर, स्लेज्विग, होल्स्टाइन, और ये सारा का सारा। उत्तरी राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था। फ्रांस यहाँ पे पड़ता है, ये फ्रांस का प्रभाव था उत्तरी राज्यों पर, इनके ऊपर। और दक्षिणी राज्यों पर ऑस्ट्रिया, ये रहा ऑस्ट्रिया का प्रभाव था दक्षिणी राज्यों पर। यानी जर्मनी के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया और फ्रांस बाधा बन रहे थे,
और इटली के एकीकरण में भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया बाधा बन रहे थे। अतः जैसे इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीठमांड के अधीन हुआ, ऐसे ही जर्मनी का एकीकरण प्रशा के अधीन हुआ। देखिए, ये प्रशा सबसे बड़ा स्टेट था, इसके अधीन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो अब हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मनी लोगों के बीच में व्याप्त थी और इन्हीं मध्यम वर्गीय जर्मनी के लोगों ने सबसे पहली शुरुआत की जर्मनी के एकीकरण की। मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में व्याप्त थी। इन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा इन्होंने वकालत की कि एक संसद के माध्यम से, जो लोगों द्वारा निर्वाचित की जाए, के माध्यम से राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। इन्होंने प्रयास किया पूरे के पूरे जर्मनी को एकीकृत करके और एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित करने का। लेकिन बाधा क्या आई? दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगर राष्ट्र राज्य निर्माण की इस जो पहल थी, ये जो मध्यम वर्गीय जर्मनी के लोगों द्वारा आरंभ की गई थी, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज दोनों ने मिलके इस प्रक्रिया को दबा दिया। यानी ये जो इनका प्रयास था जर्मनी को निर्वाचित संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य बनाने का, इस प्रयास में इनको असफल कर दिया। और इस प्रयास में राजशाही और फौज के साथ देने वाले थे प्रशा के भूस्वामी, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था। इन्हें लोकल भाषा में क्या कहा जाता था? जंकर। तो 3 धड़ों ने मिलकर राजशाही यानी राजा का समर्थन करने वाले, फौज और प्रशा के जंकर भूस्वामियों ने मिलकर इस उदारवादी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आएगा, मैंने यहाँ पे दूसरा लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसके पश्चात प्रशा, जो सबसे बड़ा राज्य था जर्मनी के सभी राज्यों में, इसने राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व संभाला। यहाँ पे विलियम केसर प्रथम यहाँ का शासक था। विलियम केसर फर्स्ट, इसने, और उसके प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क, ये इस एकीकरण की प्रक्रिया का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। ओटो वान बिस्मार्क, अगर बिस्मार्क नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। इसीलिए ओटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। उसने प्रशा की सेना और नौकरशाही के माध्यम से इस एकीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाया। यानी ओटो वान बिस्मार्क जानता था कि बिना सैन्य सशक्तिकरण के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, और इसके लिए उसने 7 सालों में लगभग 1863 से लेके 1870 का, इस काल में 3 युद्ध किए। सबसे पहले डेनमार्क के साथ, दूसरा युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा युद्ध किया फ्रांस के साथ। यानी इन 7 सालों में इसने 3 युद्ध किए बिस्मार्क ने। सबसे पहला 1864 में, ये डेनमार्क के साथ, डेनमार्क को हराया और उससे ये स्लेस्विग और होल्स्टाइन वाला क्षेत्र प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में, और इसी युद्ध में, ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में ही इटली को क्या मिला? वेनेशिया। और तीसरा 1870 का युद्ध, 1870 में फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध, जिसमें इटली को क्या मिला? पेपल राज्य। देखिए, 7 वर्ष के दौरान डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंततः 18 जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में प्रशा का राजा था विलियम केसर प्रथम, इसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, और सभा ने प्रशा के जो विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की।
तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में हमें 3 बातें याद रखनी है। पहला, मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों द्वारा 1848 में एक निर्वाचित संसद के माध्यम से जर्मन महासंघ के सभी इलाकों को जोड़कर राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, मगर इस प्रयास को असफल करने वाले कौन थे? राजशाही, राजा के समर्थक, फौज और प्रशासकीय भूस्वामियों ने मिलकर इस उदारवादी पहल को क्या कर दिया? असफल कर दिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसके बाद में जो जर्मनी के एकीकरण का बागडोर आती है वो प्रशा के नेतृत्व में आती है, प्रशा के हाथों में आती है। प्रशा के राजा विलियम केसर प्रथम और वहां के प्रधानमंत्री ऑटोमान बिस्मार्क ने, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ऑटोमान बिस्मार्क। इस ऑटोमान बिस्मार्क ने प्रशा की सेना के माध्यम से और नौकरशाही के माध्यम से इस एकीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाया। 7 वर्ष के दौरान 3 युद्ध लड़े गए, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में और 1870 में फ्रांस के साथ। इन 3 युद्धों में प्रशा की विजय हुई और इस तरीके से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और अंततः 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे आपका ये भी 4 मार्कर के रूप में आपके लिए प्रश्न बनेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है, बेट्रेन का एकीकरण कैसे हुआ? देखिए प्रश्न क्या आएगा, बेट्रेन में राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया यूरोप के अन्य देशों से भिन्न कैसे थी, या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, स्पष्ट करो। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, 2 टाइप से प्रश्न बनता है। अब देखिए, इटली का एकीकरण ले हम या जर्मनी का एकीकरण ले, दोनों ही एकीकरण के दौरान या राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कई सारे युद्ध लड़े गए। इटली का ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ, फिर 2 सिसिलियों को जीतने में युद्ध के माध्यम से विजय हुई, जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ और फिर अंत में फ्रांस से युद्ध हुआ। यानी अंततः कहीं ना कहीं रक्त बहा लोगों का युद्ध के माध्यम से एक बड़ी जनधन की हानि हुई, लेकिन इंग्लैंड के राष्ट्र राज्य बनने की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई उथल पुथल नहीं हुई, ना कोई क्रांति हुई, ना कोई रक्तपात हुआ। देखिए, इसीलिए ब्रिटेन का जो एकीकरण है वो अपने आप में एक आदर्श एकीकरण के रूप में माना जाता है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। यानी काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही और शांतिवादी तरीके से या बिल्कुल बिना किसी युद्ध के एक लॉन्ग प्रोसेस से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। कैसे? देखिए, 18वीं शताब्दी से पहले वित्रानी राष्ट्र था ही नहीं, यानी एक प्रकार से ये राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं था, बल्कि ये छोटे छोटे 4 टुकड़ों के रूप में था। अब समझा देता हूं मैं आपको। इस तरीके से ब्रिटेन इस तरीके से है, जिसमें 3 हिस्से हैं इसके। ये इंग्लैंड कहलाता है, ये स्कॉटलैंड कहलाता है, स्कॉटलैंड, और ये कहलाता है वेल्स, और ये कहलाता है उत्तरी आयरलैंड। इन चारों को मिला के क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, यही बात यहाँ पे 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज यानी इंग्लैंड के नागरिक, वेल्स, मैंने आपको बताया वेल्स, दूसरा स्कॉट यानी स्कॉटलैंड के नागरिक, और आयरिश कहाँ के? उत्तरी आयरलैंड के। ये कुछ अलग अलग नरजातीय पहचान थी, यानी अलग अलग ये 4 हिस्सों में बटा हुआ था। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। इन सब का अपना अपना रहने का कल्चर था, अपनी जो शासन प्रणालियां थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र मतलब इंग्लैंड, जैसे जैसे इंग्लैंड धन दौलत में
अहमियत में और सत्ता में, क्योंकि इंग्लैंड ने पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वो भारत, उत्तरी अमेरिका जैसे बड़े बड़े राष्ट्रों पर अपना अधिकार कर चुका था, उन्हें उपनिवेश बना चुका था और वहां से बहुत सारा धन अर्जित कर रहा था। इसलिए धन दौलत, अहमियत और सत्ता की वृद्धि हुई और वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर, जिसमें स्कॉटलैंड शामिल है, वेल्स है और उत्तरी आयरलैंड पे राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल रहा। तो पहले पॉइंट में ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको यही रखनी है कि ब्रिटेन में जो एकीकरण हुआ वह किसी युद्ध का परिणाम नहीं था, किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि ये लंबे चलने वाली प्रक्रिया थी। फिर आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि इसके अंतर्गत जो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देशों में बटा हुआ था, इनकी अपनी अपनी संस्कृति थी, अपनी अपनी राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन समय के साथ साथ इंग्लैंड ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के माध्यम से अन्य इन जो छोटे छोटे ये इंग्लैंड, सॉरी आपके स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड पर अधिकार कर लिया। कैसे किया ये बात देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए, एक लंबे टकराहट और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने, यानी इंग्लैंड की संसद ने 1688 में राजतंत्र से सत्ता यानी ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्रराज के निर्माण हुआ। अब इसके बाद देखिए, यानी 1688 में राजतंत्र था वहां पे कायम, कहां पे, इंग्लैंड में। इस राजतंत्र को हटाकर अब सत्ता मुख्य रूप से किसके हाथों में आ गई? संसद के हाथों में आ गई और इस तरीके से राष्ट्रराज का निर्माण हुआ और इसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। यानी आपको दूसरा जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई, इसको गौरवशाली क्रांति कहा जाता है। 1688 में राजतंत्र सत्ता से बाहर हुआ और संपूर्ण शक्तियां किसके हाथों में आ गई? संसद के हाथों में आ गई और इस तरीके से राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई और इसके केंद्र में इंग्लैंड था। दूसरा पॉइंट, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन आया, कानून बना, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक अगला पॉइंट कौन सा होगा आपका कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड ने व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया और स्कॉटलैंड की जो अपनी खास संस्कृति थी, उसकी राजनीतिक संस्थाएं थी, उनको योजनाबद्ध तरीके से दबाना आरंभ कर दिया। और बाद में ऐसा ही जो कार्य किसके साथ हुआ? आयरलैंड के साथ हुआ। आयरलैंड कैसा था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धर्म थे। कैथोलिक शुरुआती ईसाई धर्म है और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट धर्म कैथोलिक मतलब ईसाई धर्म का ही एक दूसरा पार्ट है जो कहीं ना कहीं कैथोलिक का विरोध करता है। तो प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। अब इसको समझिए, इंग्लैंड ने क्या किया, यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड में अधिकतर ज्यादातर लोग क्या है? कैथोलिक धर्म के मानने वाले, कैथोलिक, ये बहुसंख्यक हैं, संख्यक हैं। और अल्पसंख्यक कौन है? प्रोटेस्टेंट। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने अपना प्रभुत्व जमा के प्रोटेस्टेंट लोगों को क्या किया? प्रमोट किया और उनका प्रभुत्व बढ़ाने में मदद की। और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक किस में मिला लिया? यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया और इस तरीके से एक ब्रिटानी राज्य का निर्माण हुआ। तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। पहला आपको रखना है कि पहले पॉइंट में तो दिखाना है कि 18वीं शताब्दी से पहले इंग्लैंड एक राष्ट्र राज्य नहीं था, वह 4 द्वीपों का एक समूह था जिसमें आपके कौन कौन है? अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश नाम की मुख्य निर्जातीय समूह थे। निर्जातीय समूह कहते हैं हम, यानी ये अलग अलग, एक होती है जाति जो व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है, एक होती है निर्जातीय। और यूरोप में निर्जातीय समूह के रूप में
गठन है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं 4 अलग अलग जो देशों से मिलके बना हुआ था। इन सभी जनजातीय समूहों की, इन सभी देशों की अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं और राजनीतिक परंपराएं थी, और समय के साथ साथ इंग्लैंड का धन दौलत अहमियत सत्ता में वृद्धि हुई, जिससे इसने अपना प्रभाव इन अन्य राष्ट्रों पर करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत पहला आएगा आपका 1688 के अंतर्गत इंग्लैंड में राजतंत्र से सत्ता छीन ली गई और संसद के नेतृत्व में या संसद के अधीन राष्ट्र राज्य का निर्माण आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट आएगा 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन पे साइन हुए। इस एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, यानी ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, और इससे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से। और स्कॉटलैंड की जो खास परंपरा थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाना आरंभ कर दिया। इसके बाद देखिए आयरलैंड में भी इंग्लैंड ने क्या किया, हस्तक्षेप किया। उसने वहाँ पे जो बहुसंख्यक कैथोलिक थे उनके ऊपर अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट का प्रभुत्व बढ़ाने में हेल्प करना आरंभ कर दिया, और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक क्या किया, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया, और इस तरीके से ब्रिटेनी राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया। तो आपको ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपके ब्रिटेन का एकीकरण कंप्लीट होता है। ये भी आपके लिए 4 मार्कर में आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आए नहीं है इटली का, जर्मनी का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण। एक इस वर्ष 3 मार्कर या 4 मार्कर्स में आने के लिए महत्वपूर्ण है बाल्कन क्षेत्र। देखिए एक प्रश्न बनता है कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव बाल्कन क्षेत्र में उपजा क्यों। बाल्कन क्षेत्र एक कह सकते हैं डिस्टरबेंस वाला एरिया था, इंटरनल डिस्टरबेंस का एरिया था, आंतरिक तनाव का एरिया था। ऐसा क्यों, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले बाल्कन क्षेत्र क्या था, भौगोलिक और इसके अंतर्गत जातीय भिन्नताएं थी, अलग अलग एरिया थे, उनके अलग 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 जातीय समूह थे, जिनमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहकर पुकारा जाता था, यानी ये क्षेत्रों को सबको मिला के बाल्कन क्षेत्र कहा जाता था, जिसमें ये इतने सारे देश आते थे। बाल्कन कंट्रीज कहा जाता था इन सबको मिला के, रोमानिया से लेके आपके सर्बिया मॉन्टेनेग्रो तक, और यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव। अब देखिए आरंभ में यानी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ये पूरा बाल्कन क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के अंतर्गत था, तुर्की के अंतर्गत था। तुर्की के शासक को या शासन को या साम्राज्य को क्या कहा जाता था, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद, अब आपने देखा कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर हुआ, इटली का एकीकरण भी हुआ, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी, और ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता गया तो इसका विघटन हुआ। इससे स्थिति बाल्कन क्षेत्र में क्या हो गई, गंभीर हो गई, विस्फोटक हो गई। 2 कारण, राष्ट्रवाद का विचारों का फैलना और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का जो साम्राज्य था वो कमजोर होता गया, तो इससे स्थिति खराब हो गई। क्या हुआ, एक के बाद एक उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी, ये सारे के सारे राष्ट्र थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ये सारे के सारे इस ऑटोमन साम्राज्य के चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणाएं करने लगे। सभी राष्ट्र धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, क्योंकि अब इनको एक करने वाली शक्ति कोई थी नहीं, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। और इन सभी देशों ने अपने इतिहास का इस्तेमाल किया यह साबित करने के लिए कि वो पहले प्राचीन काल में स्वतंत्र थे, लेकिन उनको बाद में विदेशी शक्तियों ने, खासकर ऑटोमन साम्राज्य ने युद्ध के माध्यम से अपने अधीन कर लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। तो अब सभी ये राष्ट्र थे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा को इतिहास के माध्यम से यह साबित करने लगे कि वो प्रारंभ में स्वतंत्र थे और
बाद में उन्हें ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की ने अपने अधीन कर लिया। तो 3 पॉइंट हो गए आपका। पहला तो आप बताओगे बाल्कन क्षेत्र क्या है और उनके लोगों को स्लाव कहकर पुकारा जाता था। दूसरी बात बताओगे ये पहले किसके अधीन था, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन राष्ट्रवाद और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति गंभीर हो गई। तीसरा पॉइंट बताओगे कि ये ओटोमन साम्राज्य के अधीन आने वाली जो सभी राष्ट्र थे धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण से निकल के अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और इतिहास के माध्यम से ये सिद्ध करने लगे कि वो पहले स्वतंत्र थे, बाद में ओटोमन साम्राज्य ने उनको अपने अधीन कर लिया। चौथा पॉइंट है वो क्या है, देखिए बाल्कन राज्य ये सभी छोटे छोटे राज्य थे, रोमानिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, यूनान, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे क्योंकि जब ये स्वतंत्र होने लगे तो दूसरे का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा हड़पना चाहते थे। हर राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद करता था। अब ये जैसे पूरा का पूरा एक बाल्कन क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आपके कंट्रीज हैं, ये अब इनको सबको स्वतंत्र हो रहे हैं सारे धीरे धीरे मिलके, तो अब चाहते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मेरे हाथ में आ जाए। तो पारस्परिक ईर्ष्या का एक माहौल पैदा हो गया बाल्कन क्षेत्र में। सभी राज्य दूसरे राज्य से क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि इस स्थिति को और गंभीर बना दिया क्योंकि अब बड़ी बड़ी यूरोपीय शक्तियां थी जिसमें रूस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, इन सब ने भी इस बाल्कन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभाव बढ़ाने की प्रयास किया। देखिए परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब ये लोग भी यहाँ पे इस बाल्कन क्षेत्र में आ गए, सभी रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, ये सभी देशों का भी इंटरेस्ट किस में क्रिएट हो गया, अब बाल्कन क्षेत्र में हो गया। देखिए रूस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके ये चाहते थे कि इंग्लैंड चाहता था कि मेरा प्रभाव ज्यादा हो जाए, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस के अपेक्षा में रूस चाहता था कि मेरा प्रभाव ज्यादा हो जाए, तो अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो इनकी बाल्कन राज्यों की आपसी ईर्ष्या तो थी, बाद में यूरोपीय बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया और इससे क्या हुआ, इस क्षेत्र में अनेक युद्ध हुए और अंततः जाके प्रथम विश्व युद्ध हो गया। और यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन के उभरा बाल्कन क्षेत्र कैसे। तो आपको 5 पॉइंटों में आपका आंसर कंप्लीट करना है। पहला बताना है कि बाल्कन क्षेत्र में अनेक छोटे राज्य थे, उनकी अलग अलग प्रजातीय भिन्नता थी जिसमें आपको नाम लिखना है। जो भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे देशों के नाम आपको आना जरूरी है, लेकिन 5 से 6 राष्ट्र तो आपको लिखने हैं और आदि आदि करके काम चला सकते हो। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ये सारे के सारे इस क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है, स्लाव। दूसरा आप बताओगे कि बाल्कन क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य तुर्की के अधीन था, बाद में राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने के कारण और ओटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई। तीसरा पॉइंट लिखोगे ये सभी जो छोटे छोटे राज्य थे अब स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और ये साबित करने लगे कि वो पहले स्वतंत्र थे, बाद में तुर्की ने उसको अपने अधीन कर लिया। चौथे पॉइंट में आप लिखोगे कि बाल्कन राज्य सभी एक दूसरे से घृणा करते थे और वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा इलाका अपने कब्जे में लिया जाए, इसलिए अब तनाव का एक माहौल बन गया, हर राज्य दूसरे राज्य से अधिक जमीन हड़पना चाहता था। और पांचवा पॉइंट आएगा कि ये आपसी ईर्ष्या और तनाव का माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि अब बड़ी बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण इस क्षेत्र में कई सारे युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। देखिए यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों और मित्रों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिले। धन्यवाद। डू हार्ड वर्क एंड टेक केयर। बोर्ड एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं।